पूजा, क्या आप हमें बता सकती है कि ये जो इको फेमिनिज्म है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इको फेमिनिज्म एक तरह से फेमिनिज्म का ही एक पार्ट है। से हम बोलेंगे कि एक सब ब्रांच है कि अगर आप फेमिनिस्ट हो तो सोसाइटी के कुछ ऐसे पार्ट्स जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमारा नेचर, फीमेल्स, इन सब के बीच में जो कनेक्शन है कि जिस तरह से हम पैट्रियार्टिकल सोसाइटी में फीमेल्स को डील करते हैं, जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिलता है, किस उसकी वजह से हमारा आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट होता है। तो इको फेमिनिज्म इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इस पे काम करता है। तो हम नॉन ह्यूमंस, ह्यूमंस और अर्थ, इन सबको इंटरकनेक्शन देखते हैं कि इसमें किस कैसे प्रभाव पड़ रहा है। हम जैसे ट्रीटमेंट करते हैं फीमेल्स का, बाकी और हमारी लाइफ में बाकी जो भाग है उस पर कैसे असर पड़ता है। इवन इन इंडिया में भी काफ़ी इको फेमिनिस्ट हैं जो अपनी पोइट्री के थ्रू या फिर अपनी राइटिंग के थ्रू, अपनी आर्ट वर्क के थ्रू ये सब चीज़ें दिखाते हैं। सोशल जस्टिस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, इन सब में आपको इको फेमिनिस्ट काफ़ी मिलेंगे। बट इको फेमिनिज्म में भी हम बहुत बार वीगनिज्म को इंक्लूड नहीं करते। हम नॉन ह्यूमन एनिमल्स को काफ़ी बार इंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो जो वीगन है वो अपने इको फेमिनिज्म में तो इंक्लूड करते हैं, बट इवन वाइल बीइंग इको फेमिनिस्ट, जो कि काफ़ी लोग अपने आप को बोलते हैं, वो इस पॉइंट को भूल जाते हैं कि जो नॉन ह्यूमन फीमेल्स हैं वो भी इस चीज़ का हिस्सा है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट भी है, वेजिटेरियन इको फेमिनिस्ट। सो इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगी? हम जब अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरी बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है। तो काफ़ी सारे जो वेजिटेरियन इको फेमिनिस्ट हैं वो मांस मछली इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जो फीमेल होती हैं उनके अंडे लिए जाते हैं और वो मारे जाती हैं। पर और वही वो नेचर से कनेक्ट करते हैं कि वी वोंट बी हार्मिंग एनी एनिमल बिकॉज वी केयर अबाउट आवर ओन बॉडी। हमारी बॉडी पे सिर्फ हमारा हक है। तो उनका ये डेफिनेशन है। पर हम इस डेफिनेशन से अगर एक पॉइंट अगर आगे लेके जाएंगे, एक स्टेप अगर और आगे बढ़ते हैं, तो हम वीगनिज्म पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि डेयरी में भी काफ़ी सारी फीमेल्स को अफेक्ट किया जाता है। काफ़ी जो फीमेल काउज हैं उन्हें साल भर लैक्टेट किया जाता है ताकि वो बच्चा दे पाए, और रिपीटेटिवली उनको इम्प्रेग्नेंट किया जाता है उनको, ताकि वो आगे बच्चा पैदा करें, ताकि वो दूध दे पाए। तो अगर वेजिटेरियन इको फेमिनिज्म की हम बात करते हैं तो शायद हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं कि हमारी डाइट में अभी भी ऐसे पदार्थ हैं जिससे काफ़ी फीमेल को असर हो रहा है। तो या we should be rethinking about our vegetarian ecofeminism. It is a good concept, but maybe we can help more females if we think about vegan ecofeminism. तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हम फीमेल्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं और मेल्स के लिए अलग लैंग्वेज होता है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। आपने सुना होगा एक ये शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, स्पेंट। तो जब आपकी गाय या भैंस दूध नहीं दे पाती है या फिर उसको बच्चा नहीं होता है, तो उसको स्पेंट बोलते हैं कि इसको आगे यूज नहीं किया जा सकता। तो उनको कत्ल खाने में भेज देते हैं, उनका मांस लिया जाता है। और इसी तरह हिंदी में फीमेल्स अगर बच्चा नहीं दे पाते तो उनको बांझ बोला जाता है। तो ऐसी कोई शब्द मेल के लिए नहीं है हिंदी में कि अगर मेल को भी एग्जैक्टली। ये इशू है, साइंटिफिकली अगर प्रूव हो गया है कि ही कैन नॉट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, तो उसको ऐसा कोई शब्द नहीं दिया गया। इवन ऐसे ही बुल, अगर वो सीमेन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या फिर उसके सीमेन में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आगे बच्चे नहीं दे पाएगा, तो उनके लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है कि स्पेंट है या ऐसा कुछ नहीं होता। बट फीमेल्स के लिए इंग्लिश में स्पेंट वर्ड है अगर वो बच्चा नहीं देंगे, और हिंदी में बांझ बोला जाता है। तो ऐसी सिमिलैरिटी है। हम ये सारा जो हमारा सोशल वैल्यूज का एक बोझ होता है हम फीमेल के सर पे डाल देते हैं कि अगर एक विडो है जिसका मान लो पति मर गया है, तो उसको शादी, उसको इतनी खराब तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो मेकअप नहीं लगा सकती है, वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती है, वो ज्वेलरी नहीं पहनेगी। इवन जब हस्बैंड मरता है तो उसको ऑलरेडी वो इतने गम में होती है, उसके बाद उसको सब कुछ नहला के सब सब रंग हटाए जाते हैं उसके शरीर से। सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गई, कपड़े का रंग हो गया,
तो इतना डिग्रेड किया जाता है उस फीमेल को सोसाइटी में, और उसी तरफ मेल की शादी की बातें चलती हैं कि 1 महीने बाद ही हो जाएगी, अभी उम्र ही क्या हुई है। तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं फीमेल्स की तरफ हमारी सोसाइटी में और एनिमल्स के भी प्रति कि, तो ये काफी सिमिलैरिटी है। तो इसलिए जब हम इको फेमिनिज्म की भी बात करते हैं तो एक तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये, कि हम मिलजुल कर इन सारी जो हमारी परेशानियां हैं, जिससे हम देखते हैं कि डोमिनेटिंग जैसे सोसाइटी है, तो कोई भी एक डोमिनेटिंग ग्रुप होना ही नहीं चाहिए। इको फेमिनिज्म का यही एक एम है कि कोई भी हमसे ऊपर नहीं है, हम किसी से नीचे या ऊपर नहीं है, हम सब साथ में मिलके जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो साथ में मिलके जुट के सॉल्व करेंगे। तो वैभवी, आप हमें बताइए कि ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये क्या है? ऐसे कहा जाता है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट वेस्टर्न, ऑफ कोर्स इट वाज स्टार्टेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज, बट दैट डजंट मीन कि दैट कंसेप्ट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। इट वाज, ये इंडिया में पहले से ही था, ऐसे नहीं है कि बाहर से आया फिर हमने एक्सेप्ट किया। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट है कि औरतों के हक के लिए लड़ना, तो वो कोई भी लड़ सकता है, औरतें लड़ सकती है मर्द, लेकिन जो कम प्रिविलेज मिलता है औरतों को, तो उनको मर्दों से इक्वल लेके आना इज द फेमिनिस्ट मूवमेंट। जो भी पार्शियलिटी हो रही है औरतों के साथ, तो औरतों और मर्दों को इक्वल लाने के लिए ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है। तो क्वीन ऑफ झांसी वो खुद फेमिनिस्ट थी, उसने खुद ट्रेन किया था इतनी सारी औरतों को। And in the Mahabharata, Draupadi, she fought for her own rights. Like उसने बोला कि ये गैम्बलिंग में आप मुझे दाव पे नहीं लगा सकते, because I only have a right on my body. Just because तुम मेरे husband हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे body पे. You don't own me. You are just my husband, my partner. तो ये पहले से ही है इंडिया में फेमिनिस्ट मूवमेंट, ऐसे नहीं कि कहीं बाहर से आया है। वो बस हमको पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे फेमिनिज्म इज फॉर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, वैसे एनिमल राइट्स इज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ एनिमल्स। हमारे देश में पहले भी बहुत एनिमल लवर्स थे, अभी भी है। जस्ट अभी हमको आइडिया मिल गया कि हम किस तरह से उनके लिए लड़ सकते हैं, बाय गिविंग अप डेयरी, बाय गिविंग अप ऑल द एनिमल प्रोडक्ट। हमको ये थोड़ा सा लेट पता चला कि हाउ टू फाइट फॉर दैट। सो दैट इज द एनिमल राइट्स मूवमेंट जो इंडिया में अभी ग्रो हो रही है धीरे धीरे। वैभवी, आप हमें बताइए कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक मदरहुड के एंगल से, लाइक माँ के नजरिए से कैसे देखती है? मदरहुड सबके लिए इक्वल होता है, मतलब वो कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीशीज, मतलब वो अगर एक इंसान भी है, एक जानवर भी है, तो सबको बच्चा होता है, सबको मदरहुड सेम होता है। तो डेयरी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि जो बुल होता है उसको इलेक्ट्रोक्यूशन करके एक मेथड होता है, तो वो मेथड यूज करके सीमेन कलेक्ट करते हैं उसका, और वो सीमेन आर्टिफिशियली हाथ में लेके काऊ के वजाइना में ऐसे डालते हैं, एंड दिस इज डन बाय ह्यूमंस। तो ये किया जाता है, और जब वो काऊ प्रेग्नेंट होती है, उसका बेबी होता है, तो अगर वो मेल काफ होगा तो वो तो डेयरी, आई मीन वो तो दूध नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट द डेयरी इंडस्ट्री डज इज दैट वो काऊ को अपने बच्चे से सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चे ने दूध पिया तो हाँ वो क्या बेचेंगे, डेयरी इंडस्ट्री क्या सेल करेंगे। तो इसीलिए वो काफ को बिल्कुल भी दूध पीने नहीं देते, सीधा काफ को स्लॉटर हाउस भेज देते हैं अगर वो मेल हो तो, और अगर वो फीमेल हो तो उसको दूध पीने देते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, जैसे उसकी मम्मी को यूज किया दूध के लिए, वैसे ही फीमेल काफ को भी जैसे वो बड़ी हो दूध के लिए यूज करते हैं। डेयरी एक्चुअली डिस्ट्रॉयज मदरहुड। अगर ये किसी इंसान के साथ हो कि किसी औरत को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाए, फिर उसको अगर बच्चा हो, वो भी लड़का हो, तो लड़के को माँ से अलग कर दिया जाए, और अगर लड़की हो तो सेम ट्रीटमेंट दी जाए जैसे उसकी माँ को मिल रही है, तो ये कितना गलत होगा, इंसानों के साथ होगा तो। लेकिन जब जानवरों के साथ होता है तो गलत नहीं लगता है, वो बिजनेस लगने लगता है। एंड हाँ, डेयरी इंडस्ट्री में ये भी करते हैं कि काऊ का जो मिल्क है वो कंटिन्यूअस अगर फ्लो होता रहना चाहिए, क्योंकि उतना उनको टाइम नहीं होता है। तो इधर वो कभी कभी मिल्क मशीन लगा देते हैं, मिल्किंग मशीन, जिसकी हेल्प से दूध निकलता है। एंड समटाइम्स द काउज इवन ब्लीड फ्रॉम देयर अडर्स, खून भी आने लगता है, क्योंकि मशीन कंटिन्यूअस शुरू रहता है, दूध खत्म भी हो जाए उसके अडर्स में से फिर भी वो मशीन चलता रहता है। तो इसीलिए उसका खून आने लगता है दूध खत्म होने के बाद। तो ये भी एक बहुत ही क्रूएल प्रैक्टिस है। और एक ऑक्सीटोसिन करके हार्मोन होता है जो काऊ के अडर्स में इंजेक्ट करते हैं, ताकि काऊ का जो मिल्क है
वो आर्टिफिशियली फ्लो होता ही रहे। वो इतना फ्लो होता है कि कभी कभी वो बंद करने के लिए इंसुलेशन टेप लगानी पड़ती है। और जब ये ऑक्सीटोसिन उसके अडर्स में इंजेक्ट करते हैं तो काऊ को इतना पेन होता है, जैसे लेबर पेन्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही पेन काऊ को होता है। ना अब्यूज करते हैं एक औरत को ये डेयरी इंडस्ट्री। आई विल नेवर सपोर्ट इट। और जितने कितने लोग ये देख रहे हैं, आपको अब पता चल चुका है कि क्या होता है, तो प्लीज आप भी सपोर्ट ना करें दूसरी औरतों को। आप स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद देम एंड डोंट सपोर्ट दिस।